हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल में। और आज के हमारे लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने जीएसटी वाली सीरीज को। तो जीएसटी सीरीज के अंदर में अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, ये 5वां लेक्चर है हमारा। अभी तक हमने जो 4 अलग अलग टॉपिक को कवर किया। पहला था हमारा बेसिक्स ऑफ द जीएसटी, सेकंड था हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी, थर्ड था हमारा लेवी ऑफ जीएसटी और फोर्थ था हमारा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का। ये 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले टाइम ऑफ सप्लाई को। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे तो भाई यूट्यूब पे हमने एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके ऊपर जाओ, वहां पे आपको सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे और उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, विच इज टाइम ऑफ द सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है, एक बार हमें समझ में आ गया कि भाई जीएसटी कब लगता है। एक बात हमें पता लग गया कि जीएसटी अप्लाई कब हो रहा है, सप्लाई वगैरह सब हमने पढ़ के देख लिया। और हमें ये पता है कि भाई हमारा जो है सप्लाई बन चुका है, तो हमें जीएसटी जमा भी करवाना है। बट जीएसटी जमा कब करवाना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जीएसटी में जमा करवाना जब वो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कवर होता है, उसके अकॉर्डिंग जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको ही हम लोग और अच्छे से एक्सप्लोर करने की आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे। तो भाई कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी आफ्टर डिटरमाइनिंग वेदर ट्रांजेक्शन सप्लाई। अगर एक बार हमें पता लगे कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई सप्लाई भी नहीं बना तो फिर हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो जीएसटी से ही बाहर हो जाएगा। वेदर द जीएसटी इज लाइबल एंड एप्लीकेबल रेट। एक बार मुझे पता लग गया जीएसटी लाइबल है या नहीं है, सप्लाई है या नहीं है और एप्लीकेबल रेट के सब मुझे पता लग गया। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन, व्हेन डज द जीएसटी बिकम पेबल। भाई जीएसटी पेमेंट कब बनेगी, हमारी कब लेवलिटी होगी जीएसटी पे करने की। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 18% का जो है लेट फीस इंटरेस्ट लगता है अगर हमने जीएसटी टाइम पे जमा नहीं करवाया तो। द आंसर लाइज इन दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है। भाई डेट ऑफ टैक्स लेवलिटी डिटरमाइन द टैक्स पीरियड इन विच द जीएसटी मस्ट बी पेड एंड डिस्क्लोज इन द रिटर्न। डेट ऑफ टैक्स लेवलिटी हमें ये बताता है कि आपको कौन से मंथ की रिटर्न के अंदर में इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा और कौन से मंथ में आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है। एप्लीकेबल रेट जो है हमें ये बता देता है कि भाई जीएसटी में रेट कौन सा अप्लाई होने वाला है। क्रिटिकल व्हेन जीएसटी रेट चेंज, टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स द रेट एप्लीकेबल टू द ट्रांजैक्शन। देखो कभी कभी क्या होता है, रेट चेंज होता है और जब रेट चेंज होता है तो इस टाइम पे आपको समझना जरूरी है कि जब रेट चेंज हो गया तो आपकी सप्लाई के ऊपर में नया वाला रेट अप्लाई होगा या पुराना वाला रेट अप्लाई होगा। इसके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब बना है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरर में भाई इनकरेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लीड्स टू इंटरेस्ट लेवलिटी, जो हमने समझा 18% का पेनल्टी लग सकता है आपके ऊपर, शॉर्ट पेमेंट होगा और आगे चल के लिटिगेशन के अंदर में आप फंस सकते हो। ये हमारी कुछ दिक्कतें रहती है। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की केसेस में अगर हम लोग बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे गुड्स की केसेस हैं। गुड्स की केसेस में कहता है सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बताता है और सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बता रहा है और 14 हमें बता रहा है कि चेंज इन रेट की केस में क्या होगा। तो ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 12 विच इज फॉर गुड्स। कहता है जीएसटी ऑन द गुड्स बिकम पेएबल एट द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो 3 इवेंट नीचे गिवन है, 1 2 3, तीनों में से जो सबसे पहले होगा ना वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सर क्या होगा सबसे पहले, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जिस डेट पे आपने इनवॉइस इशू किया पहले वो डेट पकड़ लो, नंबर 1। सेकंड है सर इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में कहता है कि इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर और ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। अब इनवॉइस इशू करने की डेट पकड़नी है। इनवॉइस इशू कब करना होता है, तो इनवॉइस हमें इशू करना होता है या तो रिमूवल के टाइम पे या उससे पहले। जब अगर मैं गुड्स की केसेस में बात करता हूँ, जब मैं गुड्स भिजवा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, रिमूव कर रहा हूँ, या तो रिमूवल के टाइम पे होगा या उससे पहले होगा। उससे पहले हो सकता है या रिमूवल के टाइम हो सकता है, उसके बाद नहीं होता। जैसे अगर मैंने सामान के डिलीवर करवाना है तो जो बंदा लेके जाएगा उसको तो मैं बिल के साथ ही भेजूंगा ना, क्योंकि अगर मैं गुड्स की केसेस की बात करूं तो गुड्स के केसेस में ई बिल भी अप्लाई हो जाता है काफी सारे केसेस के अंदर में। तो ऐसे पॉइंट में बिल पहले करते हैं, बिल काटने के बाद ही सामान भेजा जाता है, तो बिल जो है वो बन जाएगा या तो उस टाइम या उससे पहले। आप पहले भी ले सकते हो, जैसे मैं क्या सामान खरीदने के लिए उसने उसी टाइम बिल बना दिया या डिलीवरी के टाइम बिल बना दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। जो भी रहेगा वो देखना। उसके बाद कहते हैं लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। सबसे पहले देखो फर्स्ट हमने देखा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सेकंड है हमारे पास लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस व्हिच इज डेडलाइन बाय व्हिच द इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर द लॉ। देखो लॉ के अंदर स्पेसिफाइड है कि आपको कब कब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर आपको वो चेक करना है कि आपने उस टाइम पीरियड के अंदर में इनवॉइस इशू किया नहीं किया, अगर आपने कर दिया तो ठीक है, अगर आपने उस टाइम पे नहीं किया तो फिर वही डेट मान लिया जाएगा आपका जिस टाइम पे आपको इशू करना चाहिए था। एग्जांपल जैसे अभी हमने समझा रिमूवल वाले गुड्स के केसेस में कि या तो उससे पहले या उस टाइम तक आपको करना है। सपोज हमने डिलीवरी करवा दी सामान की बट हमने अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किया, तो अगर मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, जब मैं रिमूव कर रहा हूँ गुड्स को उस टाइम तक इशू हो जाना चाहिए था। तो वो वाली डेट लास्ट डेट टू इनवॉइस इशू वो डेट आ जाएगी हमारी। ठीक है, फिर कहता है डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव है वो, ये तीनों चेक कर लो।
तीनों में से आप चेक कर लेना कि भाई आपका सबसे पहले सबसे अर्लीस्ट कौन है, जो आपका सबसे अर्लीस्ट होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। नोट फॉर द एडवांस ऑफ द गुड्स, बाई गुड्स के केस में एडवांस में क्या होता है, ये बाद में आया था, इसको बाद में इंसर्ट किया गया था क्योंकि इनिशियली बहुत दिक्कत हुई थी। प्रेजेंटली द जीएसटी जनरली नॉट लायबल ऑन द एडवांस रिसीव फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स, जीएसटी लायबिलिटी जनरली अराइज अपॉन द इनवॉइसिंग। देखो गुड्स के केसेस में क्या होता है ना, जो बिजनेसमैन होते हैं जो सामान वगैरह सप्लाई करते हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होता है वो डायरेक्ट मतलब बिना पेमेंट के कभी सामान सप्लाई नहीं करते। जैसे अगर मैंने कहीं पे ऑर्डर दिया 10,000 का 20,000 का, तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑर्डर दे दिया वो सामान सप्लाई करवा देंगे, नहीं, वो पहले मुझसे कुछ एडवांस लेंगे, फिर मेरा सामान बनेगा, फिर बन के तैयार होगा, फिर उसको भिजवाया जाएगा। तो जो मैंने एडवांस दिया, क्या एडवांस देते ही सामने वाले बंदे को एडवांस के ऊपर ही जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा अभी कभी? तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, गुड्स की केसेस में ऐसा नहीं है, ठीक है। गुड्स के केस में यहाँ पे एग्जाम्पशन रहते हैं कि जब आप इनवॉइस काटोगे उस टाइम आपको जमा करवाना पड़ेगा, ये एक रहता है, और ये बाद में इंसर्ट किया गया था, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद वर्केबल एग्जांपल। तो भाई गुड्स के केसेस में हमने समझा, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, विच सेज कि इनवॉइस मस्ट जनरली बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जब हमने समझा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन्होंने कुछ केसेस वगैरह दिए, अब यहाँ पे केसेस आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी हमने पिछले वाले स्लाइड में भी हमने डिस्कस कर लिया था भाई क्या क्या केसेस रहेगा नॉर्मली, वही चीज बस रिपीट कर रहे हैं। सर्विस वाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो सर्विस वाले में देखो क्या बोलता है, कहता है फॉर द सर्विस टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लियर ऑफ द इनवॉइस डेट ऑफ पेमेंट। इसमें सिर्फ दो बातें बोल रहा है, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या तो डेट ऑफ पेमेंट, जो भी पहले होगा उसके उस पॉइंट पे आपको जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, ठीक है, अगर आपने टाइम पे अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट के डेट ले लेना, लेकिन अगर आपने इनवॉइस आपने टाइम पे इशू नहीं किया तो लास्ट डेट देखना, डेट ऑफ दी सॉरी इसमें इफ इनवॉइस इज डिलेड टाइम ऑफ सप्लाई बिकम द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ सर्विस नंबर 1 और डेट ऑफ पेमेंट। अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो ठीक है, इनवॉइस के रेट ले लेना। अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो आप चेक करो कि सर्विस कब दिया गया है वो, और उसके बाद आपको चेक करना है पेमेंट। अच्छा, इसमें पता है यहाँ पे इन्होंने सर्विस क्यों लिखा, ना कि ये यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, क्योंकि नॉर्मली जो है ना सर्विसेज जो है वो परफॉर्म की जाती है, और उसमें गुड्स वाला केस तो नहीं भाई, कोई गुड्स की उसके अंदर में डिलीवरी रहेगी, है ना, तो गुड्स के डिलीवरी वाले केस में हम डाल देते हैं भाई रिमूवल से पहले होगा, तो इसमें इन्होंने सर्विस वाला डाल दिया कि जिस टाइम पे सर्विस होगी, क्योंकि आप नॉर्मली बिल कब दोगे, सर्विस से पहले दोगे या सर्विस के टाइम पे दोगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस वाला पॉइंट डाल दिया कि या तो जिस टाइम पे आपने सर्विस दिया वो टाइम, या उससे, या जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव है वो, उन दोनों में से जो भी पहले रहेगा वो फिर आपका बन जाएगा भाई केस इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने केस स्टडी बताया, एडवांस पेमेंट के केसेस में क्या होगा हमने समझा, एडवांस पेमेंट के केसेस में पेमेंट वाला डेट यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द आरसीएम, सर आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर आरसीएम वाले केसेस याद है पिछले वाले लेक्चर हम लोग समझ रहे थे आरसीएम के केसेस क्या होते हैं। तो आरसीएम ऑफ गुड्स के केसेस में देखो क्या होता है, जीएसटी इज पेबल बाय रिसिपेंट, सबसे पहले क्योंकि आरसीएम है तो रिसिपेंट पे करेगा। टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लीस्ट ऑफ, क्या होता है सर अर्लीस्ट ऑफ? नंबर 1 डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ गुड्स, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ, डेट ऑफ द पेमेंट, जिस दिन आपको जो है पेमेंट रिसीव है वो, या फिर 30 डेज फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस, ये तीन चीजें, या तो जिस दिन आपको सामान रिसीव हुआ, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट किया क्योंकि हम रिसिपेंट है, या फिर इनवॉइस इशू करने के 30 दिन के अंदर आपकी लायबिलिटी बनेगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इनवॉइस इशू का 30 दिन तक दिया टाइम, ठीक है, इनवॉइस इशू के 30 दिन का तक का टाइम दिया। पिछले वाले गुड्स के केसेस में नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज केस में ऐसा नहीं था, पता है क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर में जो आपके पास सामान आ जाएगा उसके बाद तो आपको पता लगेगा कि अच्छा अब मेरे को करना है, अब मेरे को जीएसटी जो है पे करवाना पड़ेगा, तो आपके पास टाइम ज्यादा मिलना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता ये बात, ठीक है। आरसीएम सर्विसेज के केस में देखो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लीस्ट ऑफ नंबर 1 डेट ऑफ द पेमेंट और 60 डेज, यहाँ पे 30 डेज का 60 डेज हो चुका है, ठीक है। एडवांस के केसेस में उन्होंने नीचे एग्जांपल ले दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स हैं, ओके। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे जो है हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो आप जो पीपीटी से पढ़ा रहे हो क्या ये नोट्स मिल सकते हैं हमें? तो देखो ये जो है ना ये बस मैंने पीपीटी टाइप बनाया हुआ है, ये फुल फ्लैश नोट्स नहीं है, और अगर आप देखो भी तो इसके अंदर में मतलब हमने इसी पीपीटी के तरीके से ही बनाया, नोट्स के तरीके से नहीं बनाए, इसीलिए आपको भी पीपीटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। बट हाँ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट कर देना, मैं अपने मतलब टीम से बोल देता हूँ कि इसको कन्वर्ट करके अगर हम पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं तो आपको पीडीएफ के रूप में शेयर कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे में अगर मैं पीपीटी देता भी तो भी आपको ना कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं, ठीक है। बस कमेंट कर देना नीचे और हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। वाउचर्स और कंटिन्यूस सप्लाई के केसेस में क्या होगा भाई, ये समझना जरूरी है। सर वाउचर के केसेस में क्या होगा और कंटिन्यूस सप्लाई के केसेस में होगा? अब देखो वाउचर में क्या होता है,
जैसे हम वो पेटीएम वगैरह यूज करते हैं ना, और फिर हमें कभी कुछ वाउचर्स मिलता है कि आपको सामान लोगे तो आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वाउचर कोड है आपका। तो सर जो वाउचर वाला है उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, एक तरीके का आपको ऑफर मिल रहा है, अमाउंट का पैसा का आपको मिल गया भाई कि इतना आपको डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो उस केसेस के अंदर में किस तरीके से डिटरमाइन होगा सप्लाई, है ना, क्योंकि एक तरीके का वो भी एक आप मान के चलो जैसे बिल ही हो गया। जैसे अगर मेरे को 2000 का वाउचर है, मैंने 2000 का सामान लिया, तो मेरे को पैसे तो देने नहीं है, तो मेरे को 2000 रुपए कूपन देना है, तो जो कूपन है एक तरीके से मेरे लिए क्या काम कर रहा है, बिल के जैसा ही काम कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट में उसके ऊपर में टैक्स की क्या लेबिलिटी बनती है, वाउचर्स के ऊपर में क्या लेबिलिटी बनती है, इस चीज को समझना है। और कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या होता है, कभी कभी ना कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, जैसे आपको हर महीने सामान भेजना है या लगातार बहुत सारा सामान भेजना है, तो ऐसे पॉइंट में कंटिन्यूस सप्लाई हो गया। जब कंटिन्यूस सप्लाई हो जाता है तो उस केसेस में जो है टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है, ये दो चीज है। तो पहले कहता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दी वाउचर। सर वाउचर के केसेस में क्या होगा, तो देखो वाउचर के केसेस में दो तरह के वाउचर होते हैं, या तो आइडेंटिफाइबल वाउचर्स होते हैं या नॉन आइडेंटिफाइबल होते हैं। सर आइडेंटिफाइबल वाउचर्स ऐसे वाउचर्स होते हैं जिसमें आपको पता है कि सामने वाला बंदा इस वाउचर का इस्तेमाल करके क्या प्रोडक्ट या सर्विस लेने वाला है, ये आपको पहले से पता होता है। बट नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर्स के अंदर ना आपको पहले से नहीं पता होता। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले जो है ना मैंने किसी को कोई पेमेंट वगैरह कुछ किया था ऐसा ही कुछ, तो उसमें ना मेरे को एक वाउचर मिला। और वाउचर मिला मेरे को कि एक जो है अपना एनएसपी के अंदर में मॉल है हमारा, उस मॉल के अंदर में जो है ना गेमिंग पार्लर है, उस गेमिंग पार्लर का मेरे को वाउचर मिला। उस वाउचर में वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप वहाँ पे जाके जो है ना, वहाँ पे आप कोई भी किसी भी टाइप का जो है गेम वहाँ पे प्ले कर सकते हो, उसका वो वाउचर था। बट उसके अंदर सब्जेक्ट था कि आप सिर्फ 2500 तक का मतलब जो है आप इसको रिडीम कर सकते हो, 2500 के रेंज में आप वहाँ पे जाके कोई भी कितना भी गेम्स वगैरह खेल सकते हो। और वहाँ पे जो है मैंने पता किया तो वहाँ पे 6 या 7 अलग अलग तरीके के गेम्स हैं, तो उसमें से कोई भी मैं वहाँ पे खेल सकता था उस वाउचर का यूज करके। तो ये जो वाउचर है, क्या इसके अंदर पहले से पता है कि कौन सा जो है यहाँ पे गेम यूज होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर के मतलब पता नहीं है कि भाई कौन सा गेम यूज होने वाला है, कोई भी गेम यूज किया जा सकता है। तो ऐसे पॉइंट में ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिफाइबल हो जाएगा। बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अब अगर मैं केस चेंज कर देता हूँ, उसके अंदर लिखा हो कि आप सिर्फ बॉलिंग का वाउचर है, आप सिर्फ सिर्फ बॉलिंग ही कर सकते हो, तो ऐसे पॉइंट में जो है पहले से पता है कि कस्टमर जब इसको रिडीम करेगा सिर्फ बॉलिंग के लिए रिडीम करेगा, किसी और चीज के लिए इसको रिडीम नहीं कर सकता। तो डेट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइबल वाउचर्स। वैसे अगर मैं बताऊं तो पहले वाले केस के अंदर भी हमें पता है कि भाई सिर्फ ये गेम्स में यूज करेगा और सारे गेम्स के अंदर क्या रहेगा, आइडेंटिफाइड ही रहेगा, तो सिमिलर हो जाएगा, आइडेंटिफाइबल वाउचर हो गया। बट बस मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था। या अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं क्योंकि क्लैरिटी के लिए ना, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो जैसे अगर मेरे को कोई H&M का एक वाउचर मिला जिसके अंदर मैं कि आप जाके कोई भी कपड़े खरीद सकते हो, तो कपड़े में मैं कोई भी खरीद सकता हूँ ना, मैं जीन्स भी ले सकता हूँ, शूज भी ले सकता हूँ, टी शर्ट भी, शर्ट्स भी, मैं अलग अलग टाइप के कोई भी कपड़ा ले सकता हूँ, तो आइडेंटिफाइड नहीं है, नॉन आइडेंटिफाइबल। बट अगर मुझे पता हो कि सिर्फ ये जीन्स का वाउचर है तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइबल वाउचर। तो इस तरीके से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अंडर द सप्लाई इज नोन एट द टाइम ऑफ इशू। भाई सप्लाई पहले से पता होता है कि क्या सप्लाई होने वाला है, अगर आपको पहले से है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जिस दिन पे आपने सॉरी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा वाउचर केस में। बट अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन उसका रिडम्पशन होगा ना, उस दिन आपके लिए वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। आइडेंटिफाइबल के केसेस में इशू ऑफ वाउचर की डेट बन जाती है, और नॉन आइडेंटिफाइबल की केसेस में रिडम्पशन की डेट बनती है। इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टीज की हम लोग बात करते हैं तो एडिशनल चार्जेस रिसीव फॉर डिले पेमेंट आर टैक्सेबल ऑन द रिसिप्ट बेसिस। भाई देखो जो भी एडिशनल फीस वगैरह आप लेते हो ना, उसके ऊपर भी कभी कभी हमें क्या लगता है, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई सामान खरीदा था, मुझे उसका पेमेंट 30 दिन के अंदर करना था और मैंने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, मैं 5 दिन बाद 35वें दिन गया पेमेंट करने के लिए। उसने बोला सर पेमेंट तो हो जाएगी बट क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। मैं कहा भाई बता आप क्या करना है, तो कह रहे यार देखो 10% का जो आपको ना इंटरेस्ट लगेगा। मैं कहा ले ले यार कोई बात नहीं, हमें तो पैसे देने ही काम करना है, क्या करना। तो 10% का मैंने उसको इंटरेस्ट दिया। जैसे मैंने 10% इंटरेस्ट दिया, भाई हम ठहरे अपना टेक्निकल बंदे, हमने उसको पकड़ लिया, मैंने बोला भाई देख तेरे को 10% एक्स्ट्रा मैंने पैसा दिया, तो अभी जो 10% मैंने एक्स्ट्रा दिया इसके ऊपर में इसका भी मेरे को क्या बिल लगना चाहिए, इसका भी बिल लगेगा ना, तो ये जो है ये भी क्या होगा हमारा टैक्सेबल होगा, ये भी क्या होगा टैक्सेबल होगा, और इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा और उसको भी बिल में डालना होगा। बट सर बिल तो पहले इशू हो चुका है और ये एडिशन हुआ है, तो जब ये एडिशनल पैसा, ये जो इंटरेस्ट का पैसा जब बाद में रिसीव हुआ, तो रिसिप्ट वाले टाइम पे इसका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, इसका भी जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। बट इसका जीएसटी रिसिप्ट बेसिस के ऊपर में जमा करवाना, जब रिसीव हो उसके बेसिस, क्योंकि पहले से थोड़ी पता है कि सामने वाला बंदा लेट देगा कब देगा पैसे। कंटिन्यूस सप्लाई के केसेस में क्या होता है भाई, वेयर द सप्लाई इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसके केसेस में प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल ले रहे पाइपलाइन सप्लाई, या हमें एएमसी मिला, एनुअल मेंटेनेंस वगैरह का मिल गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला है, सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन वगैरह है जिसमें आपको जो है हर महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता चला जा रहा है, ऐसा कुछ। टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द इनवॉइसिंग माइलस्टोन, भाई डिपेंड करेगा इनवॉइसिंग के ऊपर।
क्या आपको इनवॉइस पूरे के पूरे कंटिन्यूस सप्लाई का इनवॉइस आपको एक ही बार में मिल गया है, या आपको इनवॉइस पार्ट पार्ट में मिलने वाला है? अगर पार्ट पार्ट में मिलने वाला है तो उसका अलग हो जाएगा, और अगर आपको एक ही बार मिल गया तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। ड्यू डेट एसर्टेनेबल की किस्म कहते हैं इनवॉइस इशूड ऑन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। भाई कभी कभी ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया था कि बिल कब रेज किया जाएगा। जैसे अभी हमने एयरटेल का वाईफाई लगवाया, उसमें लिखा हुआ है कि एयरटेल वाले हर महीने की 5 तारीख को बिल रेज करेंगे, तो मुझे पहले से ही पता है, तो इसे बोलेंगे ड्यू डेट एज सर्टेनेबल। ड्यू डेट नॉट एज सर्टेनेबल, अगर मुझे पता नहीं भाई ड्यू डेट कब एज सर्टेनेबल नहीं है, तो इनवॉइस इज इशूड ऑन रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट। इनवॉइस कब इशू किया जाता है? जब हमारा पेमेंट रिसीव होता है उस टाइम पे हम इनवॉइस इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ना भाई कि इनवॉइस इशू कब करना है, तो जैसे पेमेंट आएगा वैसे इनवॉइस कर देंगे। लिंक टू दी कंप्लीशन इवेंट, भाई कभी कभी ना इनवॉइस डिपेंड करता है कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे। जैसे मैंने किसी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया, तो जब वो पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेगा उसका वो बिल इशू करके देगा, तो इनवॉइस उस पर भी डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा इनवॉइस के ऊपर में। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई में आ गया अपना एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें कुछ समझने के लिए नहीं था, बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत था। तो कहते हैं उसके बाद चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, अगर भाई टैक्स रेट के अंदर चेंज हो गया तो क्या होगा? तो सिनेरियो में कहते हैं जैसे हमारा रेट चेंज होगा 18% 28%, तो सिनेरियो 1 न्यू टैक्स अप्लाइज केस में क्या हो रहा है भाई? सप्लाई बिफोर द चेंज, सप्लाई आपने पहले ही चेंज कर दिया था, इनवॉइस जो है आफ्टर चेंज हुआ है, और पेमेंट भी आफ्टर चेंज हुआ है। अब देखो बहुत सिंपल केसेस है, आपको ना दो चीज पकड़ के चलनी है, यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सप्लाई का हुआ है, उसके बाद इनवॉइस का भी इशू किया, उसके बाद पेमेंट का भी इशू किया, ये 3 चीजें। आपको बस ये चेक करना है कि मेजोरिटी कहाँ पे। अगर मेजोरिटी रेट चेंज होने से पहले इशू पहले हो गया है तो फिर रेट भी पहले वाला लगेगा, बट अगर मेजोरिटी रेट चेंज होने के बाद आया है तो फिर आपका बाद का रेट लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 केस था, सप्लाई पहले लेकिन इनवॉइस इशू किया बाद में, और पेमेंट भी आई बाद में, तो रेट कौन सा लगेगा? बाद वाला, नया वाला रेट लगेगा। सेकंड केस में देखो कहता है सप्लाई तो पहले था, इनवॉइस भी पहले था, दोनों आ गया, पेमेंट बाद में आई, तो दो कहाँ पे भाई? पुराने वाले में है, तो रेट भी कौन सा लगेगा? पुराना वाला लगेगा। यही यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप पढ़ लेना। देन व्हाई द टाइम ऑफ सप्लाई मैटर, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों ज्यादा जरूरी है, ये चीज समझना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन, सबसे पहले फिक्स द जीएसटी रिटर्न पीरियड, सबसे पहले आपको बता दें कि भाई कौन से जीएसटी के रिटर्न में आपको रिपोर्ट करना है। इन विच द लायबिलिटी मस्ट बी डिस्क्लोज एंड टैक्स इज डिपॉजिटेड, ये आपको बताएगा कि भाई कौन से वाले रिटर्न के अंदर में आपको मेंशन करना है सप्लाई के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से मंथ में जीएसटी जमा करवाना है। एप्लीकेबल रेट्स का हमें पता लगता है, भी हमने समझा रेट चेंज केसेस में क्या क्या होता है। इंटरेस्ट लायबिलिटीज के बारे में हमें पता लगता है, और अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए स्मूथ हो जाता है। भाई आपको समझ में आ जाएगी कब आपको एंट्री करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। कॉमन प्रैक्टिकल इश्यूज की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एडवांस फॉर द सर्विसेज, सर्विसेज केस में जब एडवांस आता है जीएसटी इज पेबल ऑन द रिसीप्ट ऑफ एडवांस ऑफ सर्विसेज, लेकिन नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते। देखो गुड्स के केसेस में एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बाद में लगता है, बट सर्विसेज के केस में जब एडवांस पैसा रिसीव होता है तो एडवांस पे जीएसटी लग जाता है, बट ऐसा लोग करते नहीं, मार्केट में ऐसा नहीं होता। नहीं हो रहा तो गलत हो रहा है, आपको कभी भी एडवाइस देना है तो सही एडवाइस देना है। डिलेड इनवॉइसिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, भाई इनवॉइस लेट इशू करना। अब देखो नॉर्मल जो है ना बंदा जब इनवॉइस को इशू कर रहा है तो वो उस टाइम पे ये सब नहीं देखता कि भाई 3 है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं देखता। वो सीधा सीधा मार्केट में क्या प्रैक्टिस है, जो आपको मैं रियलिटी बताऊं, मार्केट में क्या प्रैक्टिस है, जिस दिन बिल काटा, जिस महीने में बिल काटा, उस महीने में टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई, यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। पेमेंट आपका पहले आ गया, हम बिल ही नहीं काट रहे, ना हमने बिल काटा ना हमारी जीएसटी अराइज हुई। क्यों? क्योंकि जो भी हमने बिल काटा वही बिल हम ले जाके अपने सीए को, अकाउंटेंट को देते हैं, अकाउंटेंट उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली ऐसे काम चल रहे हैं। वैसे है कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सबके सब गलत ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम भी बहुत कर रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ नॉर्मल मेजोरिटी ऑफ दी क्या है, लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो डिले इनवॉइसिंग हो रही है। उसके बाद रिवर्स चार्ज वाले केसेस, आरसीएम डिक्लाइन 30-60 डेज आर फ्रीक्वेंटली मिस्ड एंड क्रिएटिंग अनडिस्क्लोज्ड टैक्स लायबिलिटी, और ये जो आरसीएम वाले केसेस में इसमें बहुत बहुत लफड़ा होता है। परचेसर क्या करता है, सामान खरीद लेता है, उसको भाई पता नहीं कि आरसीएम के अंदर में जमा करवाना है, ठीक है, समहाउ उसको याद नहीं है, उसको इसके बारे में अवेयर नहीं है। बाद में जो कई बार क्या होता है डिले अकाउंटिंग होता है, जब डिले अकाउंटिंग होती है तो इसमें मिस हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आउटवर्ड सप्लाई हम लोग देखते हैं, सेल्स देखते हैं, उसका सप्लाई के बेसिस पे जीएसटी जमा करवा देता है। और ये वाला जो है बिल, कभी परचेज हमने कर लिया बट बिल बहुत लेट आया, या फिर बिल आ गया तो उसकी सही टाइम पे एंट्री नहीं की गई, या एंट्री करने के टाइम पे इस चीज का ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो आरसीएम वाला केस है। तो इन सभी केसेस की वजह से क्या होता है, आरसीएम का पैसा सही टाइम पे जमा नहीं होता, जब नहीं होता तो वो भी क्या गलत है, उस पर भी आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ईयर एंड वाले ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, जब मार्च की क्लोजिंग चल रही होती है ना, उस टाइम पे हमें दिक्कतें देखने को मिलती है भाई। आगे कहते हैं कंप्लायंस चेकलिस्ट बिफोर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई हमने समझ लिया, मोटे तौर पे यही था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें अपना गुड्स के केसेस में अलग था, सर्विस केसेस में अलग था। अब इसको अगर मैं बताऊं तो भाई कैसे काम कर रहा है। नंबर 1 डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है, सबसे पहले तो आप चेक करो डेट ऑफ सप्लाई क्या आ रही है, लाइक एज सर्टेन द एक्चुअल डेट ऑन विच द गुड्स आर रिमूव्ड और सर्विसेज आर परफॉर्म।
किस दिन आपने सामान रिमूव किया है, किस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया। पेमेंट की डेट चेक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी चेक करके चलो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर और क्या इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनवॉइस आपने किस डेट पे इशू किया, और लास्ट डेट क्या था इनवॉइस इशू करने का, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, भाई ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स है सर्विस, हमने समझा गुड्स के केस में अलग होता है, सर्विस केस में अलग होता है। अगर वाउचर है तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर में और अलग हो जाएगा। इंटरेस्ट या लेट फीस अगर आप चार्ज करो तो उसका अलग केस बनता है। रेट चेंज के केसेस में क्या होगा ये भी हमने समझा, ठीक है जी। अगर मैं समरी की बात करता हूँ तो भाई हमने समझा क्या क्या, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का कहाँ स्पेसिफाइड है सेक्शन 12 के अंदर में, सर्विस स्पेसिफाइड है सेक्शन 13 के अंदर में, रेट चेंज स्पेसिफाइड है सेक्शन 14 के अंदर में। गुड्स के भाई जनरल रूल जो है वो आपको बताता है इनवॉइस की रेट या ड्यू डेट जो है वो आप चेक कर लो। सर्विस का आपको बताता है इनवॉइस की रेट और पेमेंट की रेट चेक कर लो। आरसीएम वाले केसेस के अंदर में 30 दिन का टाइम मिलता है, सर्विस वाले केसेस के अंदर में 60 दिन का टाइम मिलता है। वाउचर अगर आपका आइडेंटिफाइड है तो डेट ऑफ इशू होता है, वाउचर अगर आपका आइडेंटिफाइड नहीं है तो फिर आपका रिडम्पशन का रेट बनता है। इंटरेस्ट लेट फीस एक्चुअल बेसिस पे होता है, जब रिसीव होता है उस टाइम पे टैक्सेबल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन व्हेन द जीएसटी बिकम पेबल। टाइम ऑफ सप्लाई आपको बताता है कि जीएसटी कब आपको जमा करवाना है। द गुड्स एंड लाइबिलिटी जनरली अराइज ऑन द अर्लियर ऑफ द इनवॉइस डेट और प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। तो यहाँ पे उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं और आगे सर्विस वाले केसेस को रिपीट कर रहे हैं, आरसीएम वगैरह रिपीट कर रहे हैं। तो अभी ये सब था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट है ना टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड तो आपको बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है और मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की।